Hello and welcome to MPPSC Adda. Welcome to today's daily answer writing class. Today we have come up with a very comprehensive concept of attitude and its formation. Formation of attitude is a very important concept mentioned in your syllabus in the second number. So first point was the elements of attitude. Second is the formation of attitude. Right? In the previous video also, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो we have discussed about the Skinner's box, that is BF Skinner's experiment. और आज हम ओवरऑल एटीट्यूड फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट आपको अगर 10 मार्कर या 7 मार्कर में क्वेश्चन आता है, सो हाउ विल यू आंसर द क्वेश्चन ऑन एटीट्यूड फॉर्मेशन. And one more thing, announcement before moving forward. Mains classes are going on. Daily answer writing classes along with mains classes are going on. Mock interviews are going on. 6th of April our slot is full. 13th of April का slot अभी खाली है, उसके लिए आप अपनी सीट्स बुक कर सकते हैं. And you should have the best feedback from our team. चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूं, दैट इज रिलेटेड टू डिस्कस द वेरियस वेज इन विच एटीट्यूड्स कैन बी फॉर्म. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है एटीट्यूड फॉर्मेशन से, बट इसका आंसर ट्रिकी है. यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट वेज इन विच इट इज फॉर्म्ड, राइट, एंड डिफरेंट वेज में भी क्या क्या इंट्रिकेसीज हैं वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, सो डेट आप चाहे 2 मार्कर करें या 7 मार्कर करें या 10 मार्कर, कभी आपको उसकी प्रॉब्लम ना हो. चलिए, सो लेट्स सी. इन जनरल एटीट्यूड्स आर लर्न थ्रू वंस ओन एक्सपीरियंसेस एंड थ्रू इंटरेक्शन. ये बात तो हमको पता है कि हम पहला फंडामेंटल बेसिक क्या मानते हैं कि एटीट्यूड्स आर लर्नड, मतलब एटीट्यूड सीखे जाते हैं, और सीखे जाते हैं इसीलिए हम डिफरेंट वेज डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे वो सीख पा रहे हैं. तो डिफरेंट रिसर्चर्स हैव डन रिसर्च फ्रॉम द वेस्ट एंड द ईस्ट, राइट, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव राउंडेड ऑफ 4 डिफरेंट वेज इन विच वी आर लर्निंग द एटीट्यूड. सर, ये एटीट्यूड फॉर्मेशन पढ़ना क्यों जरूरी है? तो देखिए, एक्चुअल में हमें एटीट्यूडनल चेंज भी पढ़ना है. अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो एटीट्यूडनल चेंज इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आप किसी का एटीट्यूड तभी बदल पाएंगे जब आपको पता हो कि एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है, राइट. तो हम अपना एटीट्यूड फॉर्मेशन तो देखेंगे ही, सीखेंगे ही, साथ ही साथ कल को हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं एंड वी नीड टू मोटिवेट द टीम, वी नीड टू टेक बेटर आउटपुट फ्रॉम द टीम, या हमको बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज को डील करना है इन द मिशन मोड. सो वी नीड टू मोटिवेट आवर टीम, और टीम बिल्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, फॉर एनी काइंड ऑफ टास्क. सो दैट्स वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, परसुएशन. परसुएशन मतलब किसी को मोटिवेट करना या अपनी टीम में लेके आना या किसी को मनाना, दैट इज कॉल्ड एज परसुएशन, टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ अदर्स. तो ये पूरा बैकग्राउंड है जिसके लिए हम ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है. चलिए, यूजुअली चिल्ड्रन एक्वायर द एटीट्यूड्स ऑफ देयर पेरेंट्स. तो ये तो बहुत अर्ली एज में ऐसा होता है कि एटीट्यूड्स, पेरेंट्स के एटीट्यूड्स चिल्ड्रंस जो है वो कॉपी कर लेते हैं, एंड फिर आगे जाके जब आप, याद होगा आपको, जब आप घर से पहली बार बाहर निकले होगे पढ़ने के लिए, राइट, तो पेरेंट्स ने आपसे यही कहा होगा कि बेटा आज तक तो हमने आपका ध्यान दिया, नाउ यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अब आप अपने एटीट्यूड्स, बेसिकली उनका कहने का मतलब था अब आप अपने एटीट्यूड्स खुद बनाएंगे, उसमें चेंजेस खुद करेंगे, एडजस्टमेंट्स खुद करेंगे बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंसेस. तो यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है कि ओन एक्सपीरियंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड फाइनल एटीट्यूड्स इन द लाइफ विच विल बी लॉन्ग लास्टिंग. तो ये तो मैंने एक बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया फॉर द एटीट्यूड फॉर्मेशन. व्हाई शुड वी स्टडी इट, व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट. नाउ लेट्स स्टडी द थ्योरीज रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड. देखिए, लर्निंग बाय एसोसिएशन इज द नंबर 1 कैटेगरी. ये आपको सीधे एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, और इसी को बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, और इसी को बोलते हैं पेवलोवियन कंडीशनिंग. क्यों बोलते हैं? क्योंकि इवान पेवलोव ही साइंटिस्ट जो थे, रिसर्चर जो थे, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का कंसेप्ट दिया, और इन्होंने ये बताया कि इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग अ प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस विथ एन अनकंडीशनड स्टिमुलस टू एलिसिट कंडीशनड रिस्पॉन्स. कहने का मतलब, इन्होंने आप एक डॉग एक्सपेरिमेंट किया. लेट मी टेल यू द होल एक्सपेरिमेंट. ये डॉग एक्सपेरिमेंट पेवलोव का बहुत ज़्यादा फेमस है. इसमें क्या होता है कि फूड एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है एंड इट इज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स की डॉग को सलाइवा आता है क्योंकि उसको भूख लगती है, उसको लगता है उसे खाना मिलने वाला है. दूसरे केस में वो बताते हैं कि बिफोर कंडीशनिंग एक अनन्यूट्रल स्टिमुलस है जिसको बेल बोल रहे हैं,
और नो कंडीशनड रिस्पॉन्स। उसके बाद वो बेल और फूड साथ में प्रोवाइड करते हैं, तो डॉग को जैसे ही बेल बजती है और खाना मिलता है तो डॉग को थोड़े दिन में ये कंडीशनिंग हो जाती है कि बेल जब भी बज रही है तो खाना मिल रहा है। लास्ट केस में बेल एक कंडीशनड स्टिमुलस बन जाता है और उसका कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है, सैलिवेशन, कि बेल बजते ही सलाइवा आने लगता है। डेट मीन्स उसको आइडिया है कि बेल और फूड कनेक्टेड है तो मुझे फूड कहीं ना कहीं मिलने वाला है, तो उसको सेटिस्फैक्शन होता है, उसको एक्साइटमेंट होता है, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट केस। तो इसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं, अनकंडीशनड स्टिमुलस जो फूड है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स मतलब अभी ये नेचुरल रिस्पॉन्स है, खाना आएगा सलाइवा आएगा, भूख लगेगी, राइट। अब न्यूट्रल स्टिमुलस बेल के लिए था जो कि आगे जाके कंडीशनड हो जाएगा, और जो सलाइवा बेल के लिए नहीं आता था, फूड के लिए आता था, अब वो कंडीशन किसके लिए हो जाएगा, बेल के लिए। तो पैवलोव का ये डॉग एक्सपेरिमेंट कहलाता है, बहुत फेमस है पूरी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में। अगर आप MBA कर रहे हो या कहीं पर भी हो, ये केस स्टडी जरूर पढ़ाई जाती है। तो हम पहले केस में एटीट्यूड फॉर्मेशन के यही पढ़ रहे हैं कि इट इज अ क्लासिकल कंडीशनिंग, इट इज अ पेवलोवियन कंडीशनिंग, और इट इज लर्निंग बाय एसोसिएशन। एसोसिएट क्या हुआ, यहां बेल और फूड एसोसिएट हो गए, किसके साथ, सलाइवा के साथ, यानी डॉग के बिहेवियर के साथ, या बेल और सलाइवा जो कंडीशन रिस्पॉन्स था ये भी अटैच हो गया, ठीक है। सो बिफोर कंडीशनिंग, फूड बीइंग शोन टू द गॉड, डॉग सेलिवेट्स, रिंग अ बेल, नॉन सेलिवेटिंग डॉग। फिर ड्यूरिंग कंडीशनिंग, रिंग द बेल, गिव द फूड एंड डॉग सेलिवेट्स, इसको रिपीट करेंगे। सो आफ्टर कंडीशनिंग क्या हो जाएगा, रिंग द बेल एंड डॉग सेलिवेट्स। तो इस तरह से ये कंडीशनिंग में एसोसिएशन हो जाता है बेल एंड फूड का एंड बेल एंड सैलिवेशन का, राइट। सो लेट्स गो बैक एंड सी। सो दिस इज व्हाट इवन पैवलोव इज सेइंग, दैट ही डिस्कवर्ड क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ही पेयर्ड प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस यानी बेल विच डिड नॉट एलिसिट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम डॉग्स विद अनकंडीशनड स्टिमुलस दैट इज डॉग्स फूड टू एलिसिट कंडीशनड रिस्पॉन्स, जिसका मतलब डॉग्स है। तो ये जो की वर्ड्स हैं ये जरूर यूज करिएगा अपने आंसर में, न्यूट्रल स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड कंडीशनड रिस्पॉन्स एंड कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशनड स्टिमुलस क्या हो जाएगी, बेल हो जाएगी। सो हमेशा याद रखना वो जो फिगर जो अभी मैंने दिखाया था, राइट। और इसी का एक एग्जाम्पल है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में कि सिटीजन्स डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सिविल सर्वेंट्स हु कंसिस्टेंटली वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। तो जैसे पहले हमने क्या देखा कि एक IAS ऑफिसर किसी की बेटरमेंट के लिए काम कर रहा है, हमें अच्छा लगा। फिर थोड़े दिन बाद हमें अच्छा काम, गरीबों की सेवा देख के अच्छा लग रहा था। थोड़े दिन बाद हम जब भी एक IAS ऑफिसर को देखेंगे तो हमें सेवा का भाव जागने लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये पर्सन इस सर्विस ओरिएंटेशन और जो सेवा करता है उसे डिनोट करता है। तो ये एक एसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। सो ध्यान देने वाली एक और बात बताता हूं इसमें कि इसमें सिर्फ मेंटल ट्रिगर हो रहा है, लर्निंग बाय एसोसिएशन में मेंटल ट्रिगर हो रहा है। अभी डॉग ने खाना खाया नहीं है, ध्यान देने वाली बात, इसमें डॉग ने खाना खाया नहीं है। डॉग का जो सेलिवेशन प्रोसेस है उसको आपने फूड से हटा के बेल से कनेक्ट किया है। सो दिस इज कॉल्ड एज द स्टेज 1 ऑफ लर्निंग। और लाइफ में हर बार ऐसा होता है, जब कोई आप एक ऑब्जेक्ट देखते हैं तो आपको कोई चीज़ याद आ जाती है और फिर उसके कारण उससे इमोशंस जागते हैं, राइट। जैसे आपने कोई लोकेशन देख लिया तो आपको बचपन याद आ जाता है कि बचपन में मैं ऐसे ही था, रिवर साइड में जाता था, पिकनिक मनाता था, राइट। या कोई पर्सन ऐसा देख लिया जो बचपन का दोस्त है, जिस इंसान को देखते ही आपको अपना बचपन याद आ जाए, तो इस तरह की कंडीशनिंग को क्या बोलते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ माइंड, विच इज वेरी फंडामेंटल एंड स्टेज 1। नेक्स्ट मूव अहेड, लेट्स सी। सर ये तो अब फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या है? देखिए सेकंड में कॉन्सिक्वेंशियल लर्निंग है, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, बट आज जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए फिर से मैं उसको ब्रीफ करूंगा और थोड़ी डिटेलिंग भी ऐड करूंगा। सो बने रहिएगा वीडियो में। देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या लर्निंग बाय कंसीक्वेंस, ये तीनों एक ही चीज़ है। अलग अलग बुक्स में, एक बुक में ये लिखा रहेगा, बुक 2 में ऑपरेंट लिखा होगा और बुक 3 में इंस्ट्रूमेंटल लिखा होगा, एंड बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए पहले मैंने पहला काम ये किया है कि मैंने तीनों चीज़ें एक साथ लिख दी, ठीक है। सो आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पॉजिटिव आउटकम्स स्ट्रेंथन बिहेवियर्स व्हाइल नेगेटिव आउटकम सप्रेसेस देम। कहने का मतलब कंसीक्वेंसेस अगर पॉजिटिव हैं तो आप वो काम करते हैं, और कंसीक्वेंसेस किसी भी काम के निगेटिव होते हैं तो आप वो काम नहीं करते। कल मैंने ये भी बताया था और आज फिर बताता हूं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम ऑपरेंट क्यों पड़ा, क्योंकि ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय विल की जाती है, यानी आपकी इच्छा से की जाती है। किस पर? एनवायरनमेंट पे।
जैसे आंखों का ब्लिंक करना, अगर लाइट पड़े तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलेंट्री एक्शन कहलाता है, तो वो ऑपरेंट कंडीशनिंग में नहीं आएगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। इफ एन इंडिविजुअल इज प्रेज्ड फॉर शोइंग अ पर्टिकुलर एटीट्यूड, चांसेस आर हाई दैट ही और शी विल डेवलप दैट एटीट्यूड फर्दर। जैसे बचपन से आपके साथ होता है, आप कोई एक्ट करते हैं तो आपके पापा मम्मी प्रेज करते हैं, मेहमानों के सामने भी प्रेज करते हैं, देखो मेरे बच्चे का कितना अच्छा बेटा, ये करके दिखाओ वो करके दिखाओ। वो जिस चीज़ को सपोर्ट करते हैं तो आपको भी कई बार लगता है कि नहीं यार मेरा कोई एटीट्यूड है, ये मुझे और करना चाहिए, बिकॉज आपका ईगो सेटिस्फाई होता है कहीं ना कहीं, राइट। तो हर वो चीज़ जो आपको एक पॉजिटिव फील देती है वो आपको हमेशा इंकरेज करती है उस काम को करने के लिए, और जो चीज़ आपको निगेटिव फील देती है या एक्सपीरियंसेस देती है वो आपको डिस्करेज करती है, राइट। चलिए, जैसे एक पर्सन जो हमेशा कोसा जाता है स्मोकिंग के लिए, इवेंचुअली क्विट कर देगा बाय डेवलपिंग निगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इट, बट इट इज़ नॉट वेरी ईजी। जैसे जितना ईजिली इसने इन्होंने लिख दिया है एक एग्जाम्पल में, इतना ईजी होता नहीं है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म काम करता है जिसको बोलते हैं ईगो डिफेंस। कहने का मतलब, जो स्मोकर है अगर आप उससे बोलेंगे कि भाई तू सिगरेट क्यों नहीं छोड़ देता, ये तेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो वो ये बोलेगा कि ठीक है बहुत से लोग सिगरेट पीते हैं, ऐसा थोड़ी है कि सबकी डेथ हो जाती है, लोग फिर भी 60-70 तक जीते हैं, तो चल भाई तेरे से कुछ साल पहले कुछ कम महीने कम जीऊंगा या कुछ साल कम जीऊंगा, बट स्टिल 65-70 तक तो मैं भी जी लूँगा। ऐसा एटीट्यूड, ऐसी बातें करके वो आपके मोटिव को वहीं डिक्लाइन कर देंगे। इस तरह की बातों को बोलते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, जो एक एटीट्यूड का फंक्शन होता है। ध्यान से सुनिएगा, पहले वीडियो मैंने बताया था एलिमेंट, आज मैं फुल्ली कवर कर रहा हूँ फॉर्मेशन और बात कर रहा हूँ एटीट्यूड के फंक्शन की। तो एटीट्यूड के फंक्शन में जो आपने बचपन में फॉक्स एंड द ग्रेप्स वाली कहानी सुनी होगी कि जब फॉक्स को ग्रेप्स नहीं मिलते तो वो बोलती है अंगूर खट्टे हैं, राइट। तो अंगूर खट्टे बोलने का मतलब है वो अपना ईगो डिफेंस कर रहे हैं, फॉक्स कर रहा है कि बेसिकली कि मैं कर सकता था, पा सकता था, बट ठीक है अंगूरी खट्टे हैं तो मुझे क्यों चाहिए। सो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज ईगो डिफेंस। इन डे टू डे लाइफ एज ए ह्यूमंस वी ऑल्सो डू दैट। चलिए, सो लर्निंग बाय कंसिक्वेंस में हमने डिस्कस किया था रैट का एक्सपेरिमेंट कल की डेट में, जिसमें रैट का क्या होता है, अगर उसको यहाँ से बटन प्रेस करने से फूड मिलता है तो वो उसे एनकरेज करेगा, बटन प्रेस करने से फूड नहीं मिलेगा तो बटन प्रेस करना बंद कर देगा। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्किनर्स एक्सपेरिमेंट। और स्किनर्स ने इस एक्सपेरिमेंट से 4 आउटकम निकाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 4 आउटकम निकाले। दिस इज कैटेगरी नंबर 2 वी आर डीलिंग। 4 आउटकम निकाले इन लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंसेज में। पहला पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, दूसरा निगेटिव रीइंफोर्समेंट, एंड थर्ड पॉजिटिव पनिशमेंट, एंड फोर्थ इज कॉल्ड एज निगेटिव पनिशमेंट। ये 4 सब कैटेगरी बनती है लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंसेज में। सो लेट्स सी वन बाय वन की क्या है इसमें समझने का। देखिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है आपसे एक एक्ट करवाना है और उसके लिए आपको एक रिवॉर्ड देना है। ध्यान दीजिएगा, अपवर्ड एरो का मतलब है रिवॉर्ड और अपवर्ड टास्क का मतलब है डिजायरेबल टास्क। मतलब आपसे अगर पापा मम्मी या बॉस कोई काम करवाना चाहते हैं तो आपको बोलेंगे कि ये काम करके दो, तो आपको चॉकलेट मिलेगी या आपको वीडियो गेम मिलेगा या मोबाइल मिलेगा या साइकिल मिलेगी या हम कहीं ट्रिप पे जाएंगे। तो ये एक रिवॉर्ड है और ये एक पॉजिटिव एक्शन है, जैसे आपसे वो पढ़ाई करवाना चाहते हैं। सेकेंड केस में निगेटिव रीइंफोर्समेंट है। इसमें यह बोला जाता है कि एक एक्ट कर लो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, वरना पनिशमेंट मिलेगी। जैसे आपको मूवी देखना पसंद है, राइट, मूवी देखना पसंद है, तो आपकी मम्मी ने ये बोला कि होमवर्क कंप्लीट करोगे तभी मूवी देखने मिलेगा, नहीं करोगे तो मूवी देखने नहीं मिलेगा। तो आपने सोचा कि ये टास्क अगर मैंने किसी भी उससे नहीं किया तो मेरे से प्लेजर बहुत दूर चला जाएगा, right? So it can be a type of reinforcement, correct? So this is second case. थर्ड केस में चलिए सर बताइए इसके एग्जाम्पल। पॉजिटिव पनिशमेंट, इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमंस लर्न टू सप्रेस द रिस्पॉन्सेज डेट लीड टू अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस। सीधी सी बात है, एक निगेटिव टास्क है, जैसे बचपन में हम बच्चों को बोलते हैं, बच्चे कई बार सामान फेंकते हैं या कुछ तोड़ते हैं या कोई टास्क है जो नहीं करना है, ठीक है, वो निगेटिव टास्क के लिए डिनाई करना है, क्योंकि वो बोलते हैं जैसे ही तुमने ये टास्क किया वैसे ही तुमको इंस्टेंटली पनिशमेंट मिल जाएगी। जैसे आपने किसी तार को टच किया जो आपको नहीं करना चाहिए, जो ओपन वायर है जिससे करंट लग सकता है, आपने टच किया, इंस्टेंट आपको करंट लगा और पेन हो गया।
वैसे ही घर में हो सकता है कि आपसे बोला गया कि ये पर्टिकुलर काम नहीं करना है आपको, या क्लास में हल्ला नहीं करना है आपको, क्लास से बाहर निकाल देंगे, आपने शाउट किया या बातें की क्लास के बीच में, आपको बाहर निकाल के पनिशमेंट दे दिया। सो 1 to 1। सो पहला केस याद करिए, अपवर्ड एरो था, दूसरे केस में अपवर्ड एरो डाउनवर्ड एरो था, तीसरे केस में डाउनवर्ड एरो था। तो जब सेम डायरेक्शन में एरो होते हैं तो टर्म पॉजिटिव आता है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में एरो होते हैं तो टर्म निगेटिव आता है। अभी सर चौथा केस क्या है, फोर्थ केस क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि ये बोला जाता है कि अगर आपने गलत काम किया तो आपके साथ जो पॉजिटिव होने वाला था वो नहीं होगा। जैसे आपने अगर मेरे से झूठ बोला तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। अगर मैंने किसी ने आपसे इतनी बड़ी बात कर दी कि बेटा तूने धोखा दिया मेरे को, भाई तूने धोखा दिया मेरे को ना, अब तेरी जिंदगी में कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। और जब आप ऐसी बातें कर देते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा शॉक में चले जाते हैं। बचपन में आपके साथ हुआ होगा कि अगर बेटा तुमने एक गलत काम किया तो पापा तुमसे कभी बात नहीं करेंगे, मम्मी तुमसे कभी बात नहीं करेंगे, मैं तुम्हें कभी बाहर लेके नहीं जाऊंगी, कभी आइसक्रीम नहीं दूंगी, कभी कोई भी ऐसी डिज़ायरेबल चीज़ जो बच्चे को चाहिए वो मैं कभी नहीं करूंगी। अगर जब इस तरह की कोई बात कर देता है तो आपका वो तब करता है जब आप एक एक्सट्रीम में पहुंच जाते हैं और किसी के पास कोई हथियार नहीं बचता आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, राइट। सो इस तरह का जो निगेटिव पनिशमेंट एटीट्यूड है, दिस इज द फोर्थ कैटेगरी ऑफ कंसिक्वेंशियल लर्निंग। बहुत ध्यान से मैंने चारों चीज समझाई हैं, इनको एक बार और सुनिएगा मेरे वीडियो को और ध्यान से इसके एग्जाम्पल सोचने की कोशिश करिएगा। तो एटीट्यूड फॉर्मेशन के हमने 2 केस कर लिए। पहला था पैवलोवियन यानी क्लासिकल, यानी पहले ऑब्जर्वेशन, और दूसरा था बाय कॉन्सिक्वेंसेस, और इसी को हम बोलते थे स्किनर्स कंसेप्ट। इसमें 4 कैटेगरी बनी बेस्ड ऑन द रिवॉर्ड्स एंड द पनिशमेंट। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन से लर्निंग करना, लर्निंग बाय वॉचिंग अदर्स, और ऑब्जर्वेशन से लर्निंग करना। जैसे हमने किसी इंसान को देखा या कोई रोल मॉडल को देखा कि वो पर्टिकुलर, देखो वो भी कितना अच्छा है, आपके हो सकता है आपके फील्ड में अच्छा हो सकता है बहुत अच्छा IAS ऑफिसर हो। अब वो IAS ऑफिसर जो करेगा आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। IAS ऑफिसर जो एक्ट करेगा उसके कंसिक्वेंसेस पॉजिटिव आएंगे तो वो एक्ट भी आप कॉपी करेंगे। तो इस तरह की जब ऑब्जर्वेशन से आप चीज़ें सीखते हैं दूसरों के करने से, ना कि अपने एक्सपीरियंस से, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, और ये थर्ड कैटेगरी में आता है और इसको रोल मॉडलिंग भी बोला जाता है। सर इस ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में जरूरी क्या है? इस ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आपको देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो अटेंशन के साथ ऑब्जर्व करो। उसके बाद उसको रिवाइज करते रहो कि जिस दिन उसका काम आएगा उस दिन आप उस चीज़ को सीखा जो है वो कर पाओ। थर्ड केस में उसे करना है यानी प्रोडक्शन, और लास्ट केस में एक बार अगर आपने अपडेट करके उसको कर दिया सीख के, दूसरे को देख के, तो मोटिवेशन बने रहना चाहिए कि आगे भी मैं एप्रोप्रिएट मोटिवेशन और रीज़न से बेटर काम करूंगा जैसा कि मैंने अपने रोल मॉडल को करते देखा है। ठीक है, जैसे कभी भी आपने किसी क्रिकेटर का इंटरव्यू सुना होगा तो वो हमेशा बोलता है कि मैंने बचपन से सचिन को खेलते देखा है, बचपन से विराट को खेलते देखा है और मैं उनको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। कई बार लोग पब्लिक स्पीकिंग में ट्राई करते हैं, राइट, तो वो किसी रोल मॉडल को कॉपी करते हैं। कुछ लोगों को मोदी जी की बोलने की स्टाइल या आर्ट बहुत अच्छा लगता है, लोग उन्हें मॉक करते हैं, कॉपी करते हैं। सो दिस इज ऑल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। चलिए ना, लास्ट कैटेगरी जो है आपकी लर्निंग की, दैट इज लर्निंग बाय हायर मेंटल प्रोसेसेस। अब सर इसमें क्या है? देखिए अभी तक तो आप देख के सीख रहे थे, कंसिक्वेंस से सीख रहे थे, अब आप इंटेलेक्ट से सीखेंगे, मतलब अपने माइंड से सोच के सीखेंगे कि मुझे एग्जैक्टली इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इवॉल्व्ड सिचुएशन। अब आप समझ लीजिए आप बड़े हो गए हैं, आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं, आप जॉब कर रहे हैं, अब आपकी सहायता या हेल्प करने के लिए कोई नहीं। अब आपके रोल मॉडल्स भी हो सकता है आपके आसपास ना हो, अब यू आर कंप्लीटली ऑन योर ओन। अब आपको अपने गिवन चैलेंजेस के हिसाब से, जिंदगी जो आप जी रहे हैं उनके चैलेंजेस के हिसाब से नए नए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे और समय के हिसाब से नए नए एटीट्यूड बनाने पड़ेंगे, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज द हायर मेंटल प्रोसेस। इसमें आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, ना कि अपने रोल मॉडल की कॉपी करते हैं या अपने पुराने एक्सपीरियंस पे बेस्ड करते हैं। जैसे आज गर्मी का टाइम है तो आप इजीली रात में आइसक्रीम खा लेंगे, तो रात में आइसक्रीम खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ठंड के सीजन में अभी आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस सीजन में मुझे नहीं खाना चाहिए, जबकि जनरल लॉ है कि आइसक्रीम मुझे पसंद है, मैं नाइट में खाता हूँ whenever I feel it, right? बट अब रात का समय है, ठंड का समय है, so you should avoid it। ये इंटेलेक्ट का काम आपको करना है।
ये एटीट्यूडनल डिसीजंस आपको लेने हैं कि ठंड में रात में आइसक्रीम निगेटिव एटीट्यूड बना लीजिए और समर्स में नाइट में आइसक्रीम पॉजिटिव एटीट्यूड बना लीजिए। ये कोई आपको सिखाएगा नहीं, आपको खुद से सीखना है। सो इसमें आप मेंटल प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं। सर इसमें कोई कैटेगरी है फर्दर एग्जाम्पल? यस, देखिए इसमें एक टॉलमैन साइकोलॉजी करके एक रिसर्चर है टॉलमैन, उन्होंने लेटेंट लर्निंग का कंसेप्ट दिया। जैसे सिंपल सी बात है, आप एक बार ठंड में बीमार पड़े बिकॉज रात में आपने आइसक्रीम खा ली थी, तो आपने उस दिन डिसाइड किया कि कभी भी विंटर में मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। लेकिन आपको इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए अगली विंटर तक का वेट करना होगा। इसका मतलब वो लर्निंग आ तो गई है लेकिन लेटेंट है, मैं अभी बिहेवियर में नहीं ला पाया हूँ। मैं पूरी समर, पूरे रेनी सीजन, पूरे ऑटम, पूरे स्प्रिंग वेट करूंगा कि अगली ठंड में जब मेरे सामने फिर से वो सिचुएशन आएगी तो मैं उस लर्निंग को अप्लाई करूंगा। तो इस तरह की लर्निंग को बोलते हैं लेटेंट लर्निंग, जिसमें लर्निंग तो पहले हो जाती है लेकिन उसका एप्लीकेशन बाद में होता है। एक और साइकोलॉजिस्ट थे गेस्टॉल्ट, उन्होंने एक इनसाइट लर्निंग की बात की। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि न्यूटन बैठे थे तो एप्पल नीचे गिरा और जैसे ही ग्राउंड पे टच किया उनको कौन सा आइडिया चमका? ग्रेविटेशन का लॉ चमका, कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल लॉ। ऐसा नहीं है कि एप्पल उसके पहले कभी नहीं गिरा होगा, और ऐसा भी नहीं है कि ग्रेविटी के बारे में वो पहले नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन उस दिन उन्हें वो स्ट्राइक किया। तो इस तरह की लर्निंग को बोलते हैं इनसाइट लर्निंग। और एक और एग्जाम्पल, आर्किमिडीज का यूरेका मोमेंट, जब उनको एकदम से चमका था कि बॉयंसी फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और जब बॉडी का मास जो जितना सबमर्ज्ड होता है उतना ही बॉयंसी फोर्स अपवर्ड लगे तो बॉडी फ्लोट करती। और ये कंसेप्ट आर्किमिडीज को सडनली क्लिक किया एंड ही सेड यूरेका यूरेका। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में गेस्टाल्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने क्या किया कि एक रूम में चिंपैंजी को रखा, चिंपैंजी को एक बॉक्स दिया और रूम के अलग अलग कोनों में मल्टीपल बॉक्सेस रखे और ऊपर से उन्होंने बनाना हैंग कर दिया। सो चिंपैंजी जब बॉक्स के ऊपर खड़ा हुआ तो बनाना तक नहीं पहुंच पाया। थोड़े टाइम के बाद देखेगा तो चिंपैंजी साइड में बैठा है बहुत देर तक, कई घंटे हो गए, फिर एकदम से उठा और उसने 2 बॉक्स उठा के एक के ऊपर एक रखे और सीधे चढ़ा और बनाना ले लिया। दिस मीन्स कि चिंपैंजी को जो आइडिया क्लिक किया वो आइडिया उसको सडनली क्लिक किया कि ये भी तो मैं कर सकता था। जैसे बचपन में आपने क्रो वाली स्टोरी सुनी है, तो जिसमें जो पॉट होता है उसमें जो पानी होता है उस तक क्रो की बीक नहीं पहुंच पाती, तो थोड़े टाइम के बाद क्रो को क्लिक करता है कि यहाँ से पेबल्स डालता हूँ, तो ये क्लिक करता है। आपको बचपन में सिखाया गया कि क्रो को पहले से आता था, क्रो को क्यों पहले से आएगा, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज इनसाइटफुल लर्निंग। और ये कहाँ से आती है? ये मेंटल प्रोसेस से आती है, इसलिए इसको बोलते हैं इनसाइट लर्निंग या फिर लर्निंग बाय मेंटल प्रोसेस, राइट? सो दिस इज द 4th कैटेगरी ऑफ लर्निंग, लर्निंग बाय मेंटल प्रोसेस। सो आई होप कि मैंने आपको 4 कैटेगरी बताई, लर्निंग बाय एसोसिएशन, लर्निंग बाय consequences and learning by observation and learning by mental processes। तो इन चीज़ों में आपको क्लैरिटी आ गई होगी, और यही 4 फैक्टर्स होते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन के जो हमें पढ़ने हैं। तो इस तरह से टॉपिक ही पूरा मैंने आज आप लोगों को करवा दिया। सो यहाँ पे एटीट्यूड फॉर्मेशन में पीछे बिलीव्स और वैल्यूज़ होते हैं और आगे आपका बिहेवियर होता है, इसी को बिहेवियरल कंपोनेंट बोलते हैं। ये वाले फैक्टर्स को बोलते हैं थिंकिंग या कॉग्निटिव कंपोनेंट, और बीच का जो फैक्टर है जो इमोशनल कंपोनेंट है उसको अफेक्टिव कंपोनेंट बोला जाता है। इस तरह से आज मैंने आपको कंपोनेंट्स भी समझा दिए और फॉर्मेशन भी समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने एटीट्यूड के फंक्शंस लेके आऊँगा और साथ में कुछ नए टॉपिक भी लेके आऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी टुडे, एंड मॉक इंटरव्यूज आर गोइंग ऑन, तो प्लीज़ बुक योर स्लॉट्स एंड मेंस क्लासेस आर गोइंग ऑन। प्लीज़ कंप्लीट योर सिलेबस बिफोर प्रीलिम्स, सो दैट प्रीलिम्स के बाद आप ज़्यादा रिवाइज कर पाएँ, डेली आंसर राइटिंग कर पाएँ, टेस्ट सीरीज कर पाएँ एंड एग्जाम को टॉप कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।